स्क्रीन पर आपको एक कलम की तस्वीर दिख रही होगी और वो कहावत भी आपने सुनी है कि कलम की ताकत तलवार से ज्यादा। इस कलम के मामले में ये कहावत एकदम खरी उतरती है, क्योंकि ये कलम तो है लेकिन साथ ही एक पिस्तौल भी। और इस कलम ऑब्लिक पिस्तौल का एक गहरा नाता है भारत की आज़ादी और बंटवारे से। ऑब्लिक मतलब कलम भी है और पिस्तौल भी है ये। इस कलम से हस्ताक्षर हुए एक विलय पत्र में और हस्ताक्षर होते ही ये तान दी गई हस्ताक्षर करवाने वाले पे। ये कलम ना होती तो भारत की एक बड़ी रियासत पाकिस्तान में जा सकती थी। खेल खतरनाक था, चुनौती थी तमाम रियासतों को एकजुट करके हिंदुस्तान में मिलाना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे पाकिस्तान के कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा इलाके मिल जाएं, और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के वो चाहते थे कि भारत की एकजुटता बनी रहे, जो पहले से नक्शा है वो बना रहे। तो फिर इसमें वो कलम कैसे आई जो पिस्तौल भी थी? क्या थी इस कलम और पिस्तौल की कहानी, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों की हमारी रोजाना सीरीज तारीख। वीपी मेनन अपनी किताब द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में एक किस्से का जिक्र करते हैं। आज़ादी की घोषणा महज कुछ हफ्ते पहले की बात है जब का ये किस्सा है। वीपी मेनन तब वॉइसरॉय के सचिव के रूप में काम करते थे। वॉइसरॉय यानी लॉर्ड माउंटबैटन। बाद में मेनन सरदार पटेल के सचिव बने और इन दोनों पदों पर रहते हुए उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, रियासतों का भारत में विलय। ऐसी ही एक रियासत थी जोधपुर। मेनन वहां के महाराजा हनुमंत सिंह से विलय पत्र पर साइन करवाने के लिए पहुंचे। ये काम तुरंत होना बहुत जरूरी था, क्योंकि मेनन को पता चल गया था कि कुछ रोज पहले महाराजा की मुलाकात मोहम्मद अली जिन्ना से भी हुई थी। मेनन ने समझाया कि पाकिस्तान में शामिल होना जोधपुर के लिए घाटे का सौदा होगा। महाराजा मेनन की बात को समझे, विलय के लिए तैयार हुए और उन्होंने दस्तखत भी किए। काम पूरा हो गया, लेकिन फिर वहां कुछ अजीब हुआ। मेनन लिखते हैं, हस्ताक्षर के बाद महाराजा ने अपनी कलम की कैप खोली और मेनन की ओर तान दी। तब मेनन को पता चला कि वो कलम होने के साथ साथ एक पिस्तौल भी थी। महाराजा ने मेनन से कहा कि मैं आपका हुक्म मानने से इनकार करता हूं। बच्चों जैसी हरकतें मत करो, मेनन ने जवाब दिया। मामला आगे बढ़ता, तभी कमरे में लॉर्ड माउंटबैटन दाखिल हुए और उन्होंने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। बाद में महाराजा ने कलम वाली पिस्तौल माउंटबैटन को तोहफे में भेंट की और माउंटबैटन उसे अपने साथ ले भी गए। इस घटना के बाद मेनन को महाराजा के प्लेन में दिल्ली भेजा गया। वो गिरते पड़ते प्लेन से निकले, तब उनके हाथ में दस्तखत किया हुआ विलय पत्र था। जिस काम के लिए गए थे वो हो गया था, जिसकी बदौलत राजपूताना की सबसे बड़ी रियासत का भारत में विलय हो पाया। ये आपने एक दिन का ब्यौरा सुना, लेकिन जोधपुर का भारत में विलय इतना आसान भी नहीं था। पाकिस्तान इस पर अपनी गिरद वाली नजर बनाए हुए था। जिन्ना हर कीमत पर जोधपुर को हासिल करना चाहते थे, मगर क्यों? दरअसल जिन्ना को भोपाल के नवाब से आश्वासन मिला था कि वो अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान में करेंगे। भोपाल कहाँ है? बिल्कुल सेंट्रल इंडिया। सरदार पटेल के शब्दों में कराची, जोधपुर और भोपाल को मिलाकर जिन्ना भारत के दिल में एक खंजर उतार देना चाहते थे। भोपाल रियासत के विलय की कहानी हम पहले बता चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर के भारत में विलय को लेकर शुरुआत में कोई सवाल था नहीं। यहाँ हिंदू बहुसंख्यक थे और जोधपुर के महाराजा की सरदार पटेल से काफी अच्छी दोस्ती भी थी। बाकायदा माउंटबैटन के वॉइसरॉय बनते ही जोधपुर संविधान सभा में शामिल हुआ। ये बात है अप्रैल 1947 की। इसके 2 महीने बाद एक घटना हुई। जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह का देहांत हुआ। 21 जून के रोज हनुमंत सिंह नए महाराजा बने। 24 साल की उम्र में नए महाराजा के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। जोधपुर अकाल से गुजर रहा था। आजादी के बाद जोधपुर के भविष्य का सवाल खड़ा हो गया था। निजी जिंदगी में भी महाराजा दिक्कतों से जूझ रहे थे। स्कॉटिश नर्स से प्रेम प्रसंग के चलते उनके अपने परिवार वाले ही उनसे नाराज चल रहे थे। इसके अलावा एक बड़ी समस्या थी पलायन की। बड़ी संख्या में लोग जोधपुर आ रहे थे, जिनके रहने खाने का इंतजाम करना पड़ रहा था जोधपुर रियासत को। इस रियासत की सीमा पाकिस्तान से लगती थी और इस कारण जोधपुर को इस समस्या का विशेष रूप से सामना करना पड़ रहा था। अब जैसा कि होता ही है, एक व्यक्ति की मुसीबत बनती है दूसरे के लिए मौका। जोधपुर के मामले में ये दूसरे व्यक्ति थे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना फिराक में थे कि किसी तरह उन्हें जोधपुर में एंट्री मिल जाए, और ये मौका उन्हें जल्द मिला भी। निकोलस स्पेंसर की किताब द ट्रांसफर ऑफ पावर के अनुसार 6 अगस्त के रोज भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह को खबर मिली कि हनुमंत सिंह जिन्ना से मुलाकात करना चाहते हैं। हमीदुल्लाह हनुमंत को लेकर जिन्ना के घर गए। यहाँ हनुमंत से जिन्ना ने पूछा, जो राज्य पाकिस्तान से रिश्ता बनाना चाहते हैं उन्हें आप क्या ऑफर कर रहे हैं?
जिन्ना ने जवाब दिया कि हम एक ट्रीटी करेंगे और हर राज्य को स्वायत्त होने की छूट दे देंगे। आगे जिन्ना ने कुछ और लुभावने वादे किए, मसलन अगर जोधपुर पाकिस्तान के साथ समझौता करता है तो उन्हें कराची बंदरगाह को इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाएगी, वो अपने लिए हथियार इंपोर्ट कर पाएंगे और अकालग्रस्त इलाकों को पाकिस्तान की तरफ से राशन भी भेजा जाएगा। जिन्ना का वादा था। हनुमंत इतने में संतुष्ट नहीं हुए तो जिन्ना ने उन्हें कोरा कागज देते हुए कहा कि वो जो शर्त चाहें वो लिख दें, जिन्ना दस्तखत करेंगे। हालांकि इसके बाद भी उस रोज कोई डील हुई नहीं और हनुमंत ये कहते हुए लौट आए कि कुछ रोज बाद दोबारा मुलाकात करेंगे। बातचीत आगे बढ़ती उससे पहले इस ड्रामे में एक और व्यक्ति की एंट्री हुई। सरदार पटेल तय मानकर चल रहे थे कि जोधपुर समेत राजपूताना की बाकी रियासतें भारत में विलय को तैयार हैं। वीपी मेनन ने जुलाई और अगस्त में इस बाबत 2 खत भी लिखे, जिनके अनुसार इन रियासतों ने वायसरॉय माउंटबेटन से मिलकर विलय की सहमति जताई भी थी। ऐसे में जब पटेल को जिन्ना और हनुमंत की मुलाकात की खबर हुई, वो चौकन्ने हो गए। बड़ा खतरा था कि अगर जोधपुर पाकिस्तान में चला गया तो जैसलमेर, बाड़मेर जैसी रियासतें भी आंख दिखाने लगेंगी, उनके दिमाग में भी आइडियाज आ सकते हैं। इसलिए पटेल तुरंत हरकत में आए और हनुमंत को मुलाकात के लिए बुलाया। पटेल ने हनुमंत से जिन्ना से हुई मुलाकात के बारे में पूछा कि भाई क्या बात आपकी हुई। हनुमंत ने बताया कि जिन्ना ने उन्हें कई सुविधाओं का वादा किया है, खासकर कराची बंदरगाह तक पहुंच उनके लिए बहुत मायने रखेगी, क्योंकि जोधपुर के लिए ट्रेड का ही एकमात्र रास्ता था उस जमाने में। साथ ही अकाल के चलते जोधपुर को अतिरिक्त राशन की सख्त जरूरत थी, जिसका वादा भी जिन्ना कर रहे थे। ये सुनकर पटेल ने उन्हें समझाया कि जोधपुर की बेहतरी भारत से विलय में है, न कि पाकिस्तान से। पटेल ने वादा किया कि उन्हें जितनी जरूरत होगी हिंदुस्तान उतना राशन देगा। साथ ही ट्रेड के लिए जोधपुर से गुजरात के बंदरगाह तक एक रेल लाइन भी डलवाई जाएगी। हनुमंत के लिए इतना काफी था। वो भारत में विलय के लिए तैयार हुए और विलय पत्र में साइन भी कर दिया। मेनन ने अपनी किताब में विलय की तारीख 9 अगस्त बताई है, लेकिन कुछ लोग इस तारीख पर शंका जताते हैं क्योंकि विलय पत्र पर 11 अगस्त की तारीख दर्ज है। उस रोज कलम और पिस्तौल का जो ड्रामा हुआ था वो हमने आपको शुरुआत में बता दिया। जोधपुर आगे जाकर राजस्थान राज्य का हिस्सा हुआ। राजस्थान का गठन आज ही के रोज यानी 30 मार्च 1949 को हुआ था। जहां तक महाराजा हरमन सिंह की बात है, आज़ादी के बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, लेकिन 1952 में एक विमान हादसे में उनका भी देहांत हो गया। साल 1950 में उन्होंने जुबैदा नाम की एक फिल्म अभिनेत्री से शादी की थी, जिन्होंने शादी के बाद अपना नाम विद्या रानी रख लिया था। हादसे के रोज वो भी महाराजा के साथ विमान में थी। जुबैदा की कहानी पर साल 2001 में श्याम बेनेगल ने एक फिल्म भी बनाई थी, इसी नाम से, जुबैदा ही नाम था। चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं। बहरहाल आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं, जिससे कमल ने लिखा और कैमरे पर आपके लिए रिकॉर्ड किया जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।